नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है आपके समक्ष रविंद्रनाथ टैगोर की अगली कहानी जिसका शीर्षक है बंधन। बंधन एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली और मार्मिक कहानी है। आशा है आप सभी को पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं। उस दिन सवेरे बहुत ठंड थी, परंतु दोपहर के समय हवा गर्मी पाकर दक्षिण दिशा की ओर से बहने लगी थी। यतीन जिस बरामदे में बैठा हुआ था, वहां से उद्यान के एक कोने में खड़े हुए एक ओर के कटल और दूसरी ओर के शीरीष वृक्ष के बीच से बाहर का मैदान साफ दिखाई पड़ता है। वह सुनसान मैदान फागुन की धूप में धू धू करके जल रहा था। उसी पर एक बैलगाड़ी धीमी चाल से गांव की ओर से लौट रही थी और गाड़ीवान धूप से बचने के लिए सिर पर लाल रंग का गमछा लपेटे मस्ती में किसी गीत की कड़ियां दोहराता हुआ जा रहा था। ठीक इसी समय पीछे से किसी नारी का मधुर और हास्य स्वर फूट पड़ा। क्यों यतीन, क्या बैठे बैठे अपने पिछले जन्म की किसी बात को सोच रहे हो? यतीन ने सुना और पीछे की ओर देखकर कहा, क्या मैं ऐसा ही हतभागा हूँ पटल, जो सोचते समय पिछले जन्म के विचार बिना काम ही नहीं चलेगा? अपने परिवार में पटल नाम से पुकारी जाने वाली यह बाला बोल उठी, झूठी शेखी मत मारो यतीन, तुम्हारी इस जन्म की सारी बातें मुझे मालूम हैं। छी छी, इतनी उम्र हो गई फिर भी एक बहू घर में ना ला सके। हमारा जो धनेसर माली है, उसकी भी एक घरवाली है। रात दिन उसके साथ लड़ झगड़ कर मोहल्ले भर के लोगों को कम से कम इतना तो बता देती है कि उसका भी इस दुनिया में अस्तित्व है। तुम तो मैदान की तरफ मुंह करके ऐसे भाव दर्शा रहे हो मानो किसी पूनम के चांद से सलोने मुखड़े का ध्यान करने के लिए बैठे हो। तुम्हारी इन चालाकियों को मैं खूब समझती हूँ। यह सब लोगों को दिखाने के लिए ढोंग रच रखा है। देखो यतीन, जाने माने ब्राह्मण के लिए जनेऊ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा वह धनेसर माली तो कभी विरह का बहाना करके इस सुनसान मैदान की ओर दृष्टि गड़ाए बैठा नहीं रहता। जुदाई की लंबी घड़ियों में भी उसे वृक्ष के नीचे हाथों में खुरपी थामे समय काटते देखा है, किंतु उसकी आंखों में ऐसी खुमारी नहीं देखी। एक तुम हो जिसने 7 जन्म से कभी बहू का सलोना मुखड़ा नहीं निहारा, बस अस्पताल में शव की चीड़ फाड़ करके और मोटे मोटे पोथे रट रट कर उम्र के सुहावने दिन काट दिए। अब आखिर इस चिलचिलाती दोपहरी में तुम इस प्रकार ऊपर की ओर टकटकी बांधे क्या देखते रहते हो? कुछ कहो तो। नहीं, ये सब व्यर्थ की चालाकियां मुझे अच्छी नहीं लगती। देख देख कर सारा बदन अंतर की ज्वाला से जलने लगता है। यतीन ने सुना और हाथ जोड़कर कहा, चलो रहने भी दो, मुझे व्यर्थ में वैसे ही लज्जित मत करो। तुम्हारा वह धनेसर माली ही सब प्रकार से धन्य रहे। उसी के आदर्शों पर मैं चलने का यत्न करूंगा बस। अब देर नहीं, सवेरे उठते ही सामने लकड़ियां बीनने वाली जिस किसी बाला का मुंह देखूंगा, उसी के गले में स्नेह से गुथी हुई फूलों की माला डाल दूंगा। तुम्हारे ये कटाक्ष भरे शब्द अब मुझसे नहीं सहन होते। बात निश्चित रही ना? पटल ने पूछा। हाँ, तब चलो मेरे साथ। यतीन कुछ भी ना समझ सका। उसने पूछा, कहाँ? पटल ने उसे उठाते हुए कहा, चलो तो सही। परंतु यतीन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, अवश्य तुम्हें कोई नई शरारत सूझी है। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जाने लगा। अच्छा, तो यहीं पड़े रहो, पटल ने रोष भरे शब्दों में कहा और शीघ्रता के साथ अंदर चली गई। यतीन और पटल की आयु में बहुत थोड़ा अंतर है, और वह भी सिर्फ एक दिन का। पटल यतीन से बड़ी थी, चाहे उसे यह बड़प्पन एक ही दिन का मिला हो, लेकिन इस एक दिन के लिए यतीन को उसके लिए लोकाचार हेतु सम्मान दिखाना होगा, यह यतीन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। दोनों का संबंध चचेरे भाई बहन का है और बचपन एक साथ ही खेल कूद में बीता है। यतीन के मुख से दीदी शब्द न सुनकर पटल ने अनेक बार पिता और चाचा से उसकी शिकायत की, परंतु किसी प्रकार से भी इसका खास फल नहीं निकला।
संसार में इस एक छोटे भाई के पास भी पटल का छोटा सा मामूली नाम पटल आज तक नहीं छिप सका। पटल देखने में खासी मोटी ताजी गोल मटोल लड़की है। उसका मुख हमेशा प्रश्न किए जाने वाले आश्चर्यजनक हास परिहासों को रोकने की ताकत समाज में किसी में भी नहीं। उसका चेहरा सास माँ के सामने भी गंभीरता का साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। पहले पहल वह इन बातों के कारण इस नए घर में चर्चा का केंद्र बनी रही। अंत में स्वयं पराजित होकर परिजनों को कहना पड़ा, इस बहू के तो ढंग ही अनोखे हैं। कुछ दिनों के बाद तो इसकी ससुराल में यहाँ तक नौबत आ गई कि इसके हास्य के आघात से परिजनों का गांभीर्य भूमिसात हो गया, क्योंकि पटल के लिए किसी का भारी जी और मुंह लटकाना देखना असंभव है। पटल के प्रति हर कुमार बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। बिहार के एक इलाके में उनकी तरक्की करके उन्हें कलकत्ता के आबकारी विभाग में उच्च पद पर ले लिया गया है। प्लेग के भय से कलकत्ता के बाहर उपनगर में एक किराए के मकान में रहते हैं और वहीं से अपने काम पर कलकत्ते आया जाया करते हैं। मकान के चारों ओर बड़ी चारदीवारी है और उसी में एक छोटा सा बगीचा है। इस आबकारी के विभाग में हर कुमार बाबू को अक्सर दौरे के रूप में अनेक गांव के चक्कर काटने पड़ते हैं। पटल इस मौके पर अकेली रह जाती है, जो उन्हें खलता है। वे इस बात को दूर करने के लिए किसी आत्मीय जन को घर से बुलाने की सोच रहे थे कि उसी समय हाल ही में डॉक्टरी की उपाधि से सुशोभित यतिन चचेरी बहन के निमंत्रण पर एक सप्ताह के लिए वहां आ पहुंचा। कलकत्ते की प्रसिद्ध अंधेरी गलियों से होकर पहली बार पेड़ पत्तों के बीच आकर यतिन इस सूने बरामदे में फागुन की दोपहरिया में आत्मविभोर होकर बैठा था कि पटल पीछे से आकर यह नई शरारत कर गई। पटल के चले जाने के बाद वह कुछ देर के लिए निश्चिंत होकर बैठ गया। बीनने वाली लड़कियों का जिक्र आ जाने के कारण यतिन का मन बचपन से सुनी परिदेश की रोचक कथाओं के गली कूचों में चक्कर काटने लगा। पर कहाँ अभी कुछ भी क्षण नहीं बीते होंगे कि पटल का हास्य से भरा हुआ चिर परिचित स्वर यतिन के कानों में पड़ा। उसे सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने मुड़कर देखा, पटल किसी बालिका को खींचे ला रही थी। इतना देखकर यतिन ने मुख फेर लिया। तभी पटल ने बालिका को यतिन के सामने करके पुकारा, चुनिया। बालिका ने अपना नाम सुनकर कहा, क्या है दीदी? पटल ने चुनिया का हाथ छोड़ते हुए कहा, मेरा यह भाई कैसा है, देख तो भला। चुनिया, जो अब तक गर्दन झुकाए हुए निसंकोच यतिन के चेहरे की ओर निहारने लगी, उसे ऐसा करते हुए देख पटल ने पूछा, क्यों री, देखने में तो अच्छा लगता है ना? चुनिया ने शांत स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अच्छा ही है। यतिन ने देखा और सुना, फिर लज्जावश कुर्सी से उठता हुआ बोला, ओहो पटल, यह क्या लड़कपन है? मैं लड़कपन कर रही हूँ या तुम व्यर्थ में ही बुढ़ापा दिखला रहे हो? पटल ने यतिन के शब्दों को सुनकर निसंकोच कहा, अब बचना मुश्किल है। यतिन के होठों से शब्द निकले और वे वहां से भाग गया। पटल ने उसका पीछा किया और भागती हुई बोली, अरे सुनो तो, भय की कोई बात नहीं, यतिन तनिक भी नहीं है। कौन तुम्हारे गले में अभी माला डाल रहा है? फागुन चैत में तो इस बार कोई लगन ही नहीं पड़ता, अभी बहुत समय है। वे दोनों उस जगह से चले गए, परंतु चुनिया आश्चर्यचकित अवस्था में वहीं खड़ी रह गई। उसके एक हरे बदन ने तनिक भी जुम्बिश न की। उसकी आयु लगभग 16 ही वर्ष की होगी। उसके सलोने मुख का वर्णन पूर्णता लेखनी से नहीं किया जा सकता, पर इतना अवश्य लिखा जा सकता है कि उसमें ऐसी आकर्षण शक्ति है जो देखते ही वन की मृगी की याद दिला देती है। साहित्यिक भाषा में कहने की आवश्यकता पड़े तो उसे निर्बुद्धि भी कहा जा सकता है, किंतु मूर्ख के साथ उसकी उपमा नहीं की जा सकती। हाँ, अपने समाधान के लिए यह आवश्यक सोचा जा सकता है कि बुद्धिवृत्ति पूर्णतः विकसित नहीं हुई, लेकिन इन सब बातों से चुनिया का सौंदर्य घटा नहीं, अपितु उसमें एक विशेषता ही आ गई है। संध्या को हर कुमार बाबू ने कलकत्ते से लौटकर यतिन को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसी मुद्रा में बोले, तुम आ पहुंचे, चलो
बड़ा ही अच्छा हुआ। और फिर दफ्तर के कपड़े बदलकर जल्दी से उसके पास बैठकर कुछ व्यस्त भाव से बोले, यतिन, तुम्हें जरा डॉक्टरी करनी होगी। अकाल के दिनों में जब हम पश्चिम की ओर से रह रहे थे, तभी से एक लड़की को पाल रहे हैं। पटल उसे चुनिया कहकर पुकारती है। उसके माँ बाप और वह सब मैदान के पास ही एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। सूचना मिलते ही मैंने बाहर जाकर देखा तो बेचारे माँ बाप तो दुनिया के झंझटों से मुक्ति पा चुके थे। सिर्फ लड़की के प्राण अभी बाकी थे। मैंने उस लड़की को वहां से उठाकर पटल को सौंप दिया। पटल ने अपना उत्तरदायित्व समझा और बड़ी सेवा जतन के बाद उसे बचाने में समर्थ हुई। उसकी जाति के विषय में कोई कुछ नहीं जानता। यदि उस ओर से कोई ऐतराज भी करता है तो पटल कहती है वह द्विज है, एक बार मरकर फिर से जो इस घर में जन्मी है, इसलिए इसकी मूल जाति तो कभी की मिट चुकी है। पहले उसने पटल को माँ कहकर पुकारना शुरू किया था, पर पटल को इसमें लज्जा का भास होता था। अतः पटल ने उसे धमकाते हुए कहा, खबरदार, मुझे अब से माँ मत कहना, दीदी कहकर भले ही पुकार सकती हो। पटल कहती है, अरे इतनी बड़ी लड़की यदि मुझे माँ कहेगी तो मैं अपने आप को बूढ़िया समझने लगूंगी। हर कुमार बाबू ने लंबी सांस खींचकर पुनः कहा, यतिन, एक बात और भी है। शायद उन अकाल के दिनों में या फिर किसी अन्य कारणवश चुनिया को रह रहकर शूल की तरह पीड़ा उठती है। असल बात क्या है सो तुम्ही को अच्छी तरह डॉक्टरी परीक्षण करके समझना होगा। अरे ओ तुलसी, चुनिया को तो बुला ला। हर कुमार बाबू ने इस लंबे आख्यान की समाप्ति पर यतिन खुलकर सांस भी न ले सका था कि चुनिया केश बांधती हुई अपनी आधी बंधी बेनी को पीठ पर लटकाए कमरे में दाखिल हुई। अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों को एक बार दोनों व्यक्तियों पर डालकर चुपचाप खड़ी हो गई। हर कुमार बाबू सबकी चुप्पी को तोड़ते हुए बोले, तुम तो व्यर्थ में ही संकोच कर रहे हो यतिन, यह तो देखने भर की बड़ी है। कच्चे नारियल की तरह इसके भीतर सिर्फ स्वच्छ तरल द्रव्य ही झलक रहा है। कठोर गरी की रेखा मात्र भी अभी तक फूटी नहीं है। यह बेचारी कुछ भी समझती बूझती नहीं है। इसे तुम नारी समझने की भूल मत कर बैठना। यह तो जंगल की भोली भाली मृगी मात्र है। यतिन चुपचाप अपने डॉक्टरी फर्ज को पूरा करने में लग गया। चुनिया ने किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया, न ही आपत्ति उठाई। यतिन ने थोड़ी देर तक चुनिया के शरीर की जांच पड़ताल करके कहा, शरीर यंत्र में कोई विकार पैदा हुआ हो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। पटल ने उसी क्षण आंधी के समान वहां पहुंचकर कहा, हृदय तंत्र में भी कोई विकार पैदा नहीं हुआ है यतिन, परीक्षा करना चाहते हो क्या? अच्छी बात है। और फिर वह चुनिया के पास जाकर उसकी ठोड़ी छूती हुई बोली, चुनिया, मेरा यह भाई तुझे पसंद आया ना? चुनिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। पटल ने फिर पूछा, मेरे इस भाई से विवाह करेगी? चुनिया ने इस बारे में वैसे ही सिर हिलाकर कहा, हाँ। पटल और हर कुमार बाबू दोनों ही हंस पड़े। चुनिया इस खेल के मर्म को समझकर भी इन्हीं का अनुकरण किए हंसी से घिरी चेहरा लेकर एक ताकती रह गई। यतिन का चेहरा लज्जा से लाल हो उठा। वह कुछ परेशान सा होकर बोला, ओह पटल, बहुत ज्यादा जाति कर रही हो, यह तो सरासर अन्याय है। हर कुमार बाबू भी तुम्हें बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। पटल के कुछ कहने से पूर्व ही हर कुमार बाबू बोले, यदि ऐसा ना करूं तो मैं इससे प्रश्रय पाने की प्रत्याशा कैसे कर सकता हूं? तनिक बताओ तो सही। लेकिन यतिन, चुनिया को तो तुम नहीं जानते, इसी कारण तुम इतने हैरान हो रहे हो। दिखाई देता है तुम स्वयं लज्जाकर चुनिया को भी लज्जाना सिखा दोगे। ज्ञान वृक्ष का फल उसे दया का मत खिलाओ। आज तक हम सबने सरल भाव से उसके साथ खेल किया है। अब तुम यदि बीच में आकर गंभीरता दिखाने लगोगे तो यह उसके लिए बड़ी असंगत सा मामला हो जाएगा। तभी पटल बोल उठी, इसी से तो यतिन के साथ मेरी कभी नहीं बनी। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ झगड़ा ही हुआ है। यतिन आवश्यकता से अधिक गंभीर है। हर कुमार बाबू किसी रहस्य का मर्म को समझते हुए बोले, शायद इसी कारण से वाक युद्ध करना तुम्हारी आदत बन गई है। जब भाई साहब 9-2-11 हुए तो फिर मुझ गरीब, पटल ने तुनक कर कहा, फिर वही झूठ, भला आपसे झगड़ा करने में कौन सा सुख पा जाती हूँ, इसलिए मैं उसकी चेष्टा ही नहीं करती।
मैं शुरू से ही हार मान लेता हूँ। हर कुमार बाबू ने पटल को चिढ़ाने के अभिप्राय से उत्तर दिया। बड़ी बहादुरी दिखाते हो, शुरू में ही हार कर। यदि मेरी अंत में मान लेते तो कितनी खुशी होती मुझे। आपने कभी समझने का प्रयत्न किया है इसे? इतना कहकर पटल चुनिया को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही कमरे में नीरवता का आवरण छा गया। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए शांत बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद तुलसी ने भोजन की सूचना दी। हर कुमार बाबू यतिन को लेकर तुलसी के पीछे रसोई घर में पहुंच गए। पटल वहां न थी। चुनिया ने ही खाना परोसने का काम किया। दोनों भोजन करने बैठ गए। खाते समय बातें करना सभ्यता के विरुद्ध समझकर हर कुमार बाबू ने बोलना उचित नहीं समझा। इस प्रकार वह वातावरण शांत ही बना रहा। यतिन सारी रात अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर जाने क्या क्या सोचता रहा। जिस लड़की ने अपने माँ बाप को मरते देखा है, उसके जीवन पर कैसी भयंकर छाया आकर पड़ी है। ऐसी विदारक घटना के भीतर से आज वह इतनी बड़ी हुई है। उसे लेकर भला कहीं परिहास किया जा सकता है? यही अच्छा हुआ जो विधाता ने कृपा करके उसकी विकसित बुद्धि पर एक आवरण डाल दिया। यदि किसी कारणवश वह आवरण उठ जाए तो भाग्य की रुद्र लीला का कैसा भयंकर चिन्ह लक्षित हो उठेगा। यतिन जब फागुन की दोपहरिया में वृक्षों के अंतराल से आकाश की ओर निहार रहा था और कटहल की कलियों की मादक सुगंध से सुगंधित होकर गंध की शक्ति को चारों ओर से घेर रखा था, उस समय उसके मन ने सारी दुनिया को माधुर्य के कोहरे से ढके हुए देखा था। लेकिन अब इस बुद्धिहीन लड़की ने अपनी हिरनी जैसी आंखों द्वारा उस सुनहले कोहरे को मानो पानी की काई की तरह के समान हटा डाला है। फागुन के इस आवरण के पीछे जो विश्व भूख प्यास से विहल विषाद की भार स्वरूप गठरी को देह पर लिए विराट प्रतिमा का रूप धारण कर खड़ा है, आज यह उद्घाटित यवनिका के शिल्प मधुरता के अंतराल से स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ है। कल सवेरा हुआ और पूरा दिन बीतकर शाम होने को आई। यह यतिन को ठीक से याद ही नहीं रहा। वह तो पटल के बुलाने पर जब अंदर गया तो उसने देखा कि चुनिया को वही पीड़ा उठी हुई है। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए थे और उसका कोमल शरीर अकड़ गया था। यतिन ने दवा लाने के लिए तुलसी को भेजकर बोतल में पानी मंगवाया। वह पर पटल झट से बोल उठी, कैसे डॉक्टर बने हो जी? पाँव में तनिक गर्मा गर्म तेल की मालिश भी तो करनी होगी। देखते नहीं इस बेचारी के तलवे कैसे बर्फ हो रहे हैं। यतिन ने विस्मित नेत्रों से पटल की ओर देखा और उसके हाथ में से गर्म तेल का बर्तन लेकर रोगिणी के तलुओं में पूरी शक्ति से उस तेल की मालिश शुरू कर दी। इलाज करते हुए रात भी बीतने को आई, पर हर कुमार बाबू कलकत्ते से लौटने पर बार बार चुनिया की अवस्था के विषय में पूछने लगे। यतिन समझ गया कि इस समय दफ्तर से लौटने पर पटल के बिना हर कुमार बाबू की अवस्था कुछ, इसलिए बार बार आकर चुनिया की अवस्था को पूछने का यही भेद है। वह परिहास करता हुआ पटल से बोला, हर कुमार बाबू छटपटा रहे हैं, तुम अब जाओ। उसी समय पटल ने मुंह बनाते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, दूसरों की दुहाई तो दोगे ही, कौन छटपटा रहा है सो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे चले जाने से ही अब तुम्हें रिहाई मिलेगी ना। इस बात में चेहरे का रंग उषा की तरह लाल हो उठता है। तुम्हारे पेट में भी यह सब छिपा हुआ है। आज से पहले से कौन जान सका था? यतिन पटल के इस कटाक्ष से तिलमिला उठा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा दुहाई तुम्हारी, अब यहीं रहो, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे मुख पर गंभीर रहने से ही मेरी जान बचेगी। मैंने समझने में भूल की थी। हर कुमार बाबू शायद इस समय सुख और शांति में है। ऐसा सुयोग उनके भाग्य में हमेशा नहीं होता है। चुनिया ने तनिक आराम पाकर जब आंखें खोली तो पटल ने प्यार भरे स्वर में कहा, पगली, तेरी हिरनी जैसी आंखें खुलवाने के लिए तेरा वर बड़ी देर से तलवे सहलाकर तुझे मना रहा है, इसलिए तूने देर की। अब समझी। छी छी, उठ, उसके पवित्र चरणों की धूली ले। चुनिया ने मानो अज्ञात प्रेरणा से उसी क्षण उठकर छुपी हुई श्रद्धा के साथ यतिन के चरणों की धूली माथे में लगा ली और दूसरे ही दिन यतिन के साथ नए नए उपद्रवों का श्री गणेश हो गया। यतिन जब भोजन के लिए बैठता तो चुनिया प्रसन्नचित विजन डुलाकर मक्खियों को दूर करने में जुट जाती। यतिन व्यस्त भाव से कह उठता, रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं।
चुनिया ऐसा सुनकर विस्मित नेत्रों से पार्श्व कक्ष की ओर देखती और उसके बाद फिर से पंखा डुलाने लग जाती। यतिन जैसे खिज उठता और पटल को सुनाने के अभिप्राय से कहता, पटल, तुम यदि इस प्रकार मुझे तंग करोगी तो मैं कदापि भोजन नहीं करूंगा। यह लो, मैं उठता हूँ। लेकिन एक दिन यतिन के उठने का उपक्रम देखकर चुनिया ने विजन को एक और फेंक दिया। यतिन को उसी क्षण उसके चेहरे पर विषाद की रेखाएं दृष्टिगोचर हुई। खिन्न अवस्था में उसी क्षण वह फिर बैठ गया। चुनिया कुछ भी नहीं समझती है, लज्जाना उसे आता नहीं है, विषाद का भार संभालने की उसमें क्षमता नहीं है। सबके समान इन बातों पर यतिन के हृदय ने भी विश्वास करना आरंभ कर दिया था। किंतु आज मानो उसे सहसा दिखाई दिया कि सारे नियमों का व्यतिक्रम करके अकस्मात कब क्या घटित हो जाता है, इससे पहले से कभी नहीं जाना जा सकता। चुनिया ने फिर विजन नहीं डुलाया, उसे वहीं फेंक कर तत्काल ही कमरे में चली गई। यतिन बरामदे में बैठा था। आमों के पत्तों के बीच से छिपी हुई कोयल ने उच्च स्वर में अपना तराना छोड़ दिया था। आम मंजरियों की सुगंध से सवेरे की हवा भारी हो गई थी। तभी उसने देखा चुनिया चाय का प्याला हाथ में लिए समीप आने से मानो कुछ झिझक रही है। उसकी भोली और कजरारी आंखों के छोरों में कहाँ का एक सकुरन बह छुपा आकर बैठ गया है। उसके चाय लेकर आने से यतिन रिझेगा या खींचेगा, इसे कैसे वह ठीक ठीक समझ ही नहीं पा रही थी। यतिन ने सुस्थिर चित्त से उठकर आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से चाय का प्याला ले लिया। भला इस हिरनी जैसी आंखों वाली मानवी को किसी क्षुद्र कारणवश कहीं वेदना दी जा सकती है? किंतु उसने चाय का प्याला हाथ में पकड़ा ही था कि देखा बरामदे के दूसरे और किनारे से सहसा प्रकट होकर पटल ने मौन हास्य द्वारा उंगली दिखाई। बिल्कुल स्पष्ट थे भाव उसके। अब कैसे हारे तुम? उसी संध्या को यतिन किसी पत्रिका के पृष्ठ पढ़ रहा था कि पुष्पों की सुगंध से चकित होकर उसने सिर उठाया। देखा मौल सिरी के पुष्पों का हार हाथ में लिए चुनिया धीरे धीरे उसके कमरे में प्रविष्ट हो रही है। यतिन ने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत जाती की जा रही है। पटल के इस निष्ठुर मनोरंजन को अब और अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अतः उसने चुनिया से कहा, छी छी चुनिया, तुम्हें बनाकर दीदी अपना मनोरंजन किया करती है, सो क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाती? बात समाप्त होने से पहले ही चुनिया ने त्रस्त मन और संकुचित भाव से अंदर की ओर लौट जाने का उपक्रम किया। यतिन ने तब शीघ्रता से उसे बुलाकर कहा, देखो तनिक, तुम्हारे इस हार को। हाथ आगे करके उसने हार ले लिया। चुनिया के मुख पर से विषाद के बादल फट गए और आनंद की उज्जवल रेखा से फूट पड़ी। ठीक उसी समय दूसरे कमरे में से किसी के अट्टहास की ध्वनि सुनाई दी। दूसरे दिन सवेरे उपद्रव करने के अभिप्राय से पटल ने यतिन के कमरे में जाकर देखा कि कमरा सूना पड़ा है। सिर्फ मेज पर पड़े कागज पर लिखा है, भागा जा रहा हूँ। यतिन, अरे ओ चुनिया, तेरा वर तो भाग निकला, उसे तू रोक भी नहीं पाई। बाहर जाकर पटल ने चुनिया की बेनी पकड़कर डुलाते हुए कहा और फिर घर के काम धंधों में लग गए। किंतु चुनिया को इस छोटी सी बात समझने में कुछ समय लगा। वह पाषाण प्रतिमा के समान खड़ी स्थिर दृष्टि से सामने की ओर देखती रही। इसके उपरांत धीरे धीरे यतिन के कमरे में जाकर उसने देखा कमरा खाली पड़ा है और पिछली शाम को उसका दिया हुआ हार उसी तरह मेज पर रखा है। आज की कहानी इतनी ही। आगे चुनिया के साथ क्या हुआ, यतिन के साथ क्या हुआ, किस तरह इस कहानी का अंत हुआ, वो जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।